हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए तो ज़रूरत है मेरी सीरीज़ का ये पार्ट फर्स्ट, जिसका एपिसोड होने वाला है ये लास्ट। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पार्ट सेकंड भी आज ही आ जाएगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाती रहती हूँ। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि कार्तिक, जो अपनी मोहब्बत के लिए आज मंदिर भी जाकर पूरी रात बिताए थे। जो शख्स मंदिर के आसपास भी रहते तो उन्हें डर लगता, वहीं अपनी माही को बचाने के लिए वो पूरी रात मंदिर में ही गुजार देते हैं और तब तक वहां से बाहर नहीं निकलते जब तक माही के ठीक होने की खबर वो अपने कानों से नहीं सुन लेते। माही के ठीक होने की खबर सुनकर कार्तिक का दिल बहुत चाह रहा था कि वो एक बार माही को जोर से गले लगाकर अपनी सारे एहसास को उसके सामने रख दे, मगर वो ऐसा कर नहीं सकते थे। एक तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रॉमिस किया था, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि कहीं माही को दोबारा से उन्हें देखकर कोई पैनिक अटैक ना आने लगे, क्योंकि माही का पास्ट जो कि कार्तिक के साथ जुड़ा हुआ था और वो माही को बहुत डराता था, जिससे कार्तिक उससे दूर रहने में ही उसकी भलाई समझते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल और अपनी जान को इंडिया छोड़कर सिंगापुर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माही का ख्याल रखने के लिए ईशानी और साथ ही नीलिमा जी और सौरभ जी भी आ चुके थे। कुछ ही दिन में माही की हालत जो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाता है। कुछ हफ्तों तक तो ईशानी, नीलिमा जी और सौरभ जी माही के साथ ही बिताते हैं, मगर फिर नीलिमा जी और सौरभ जी को भी लगता है कि आखिर बेटी के ससुराल में हम कितना ही दिन रह सकते हैं। सारे लोग जो आपस में बात करते हुए हॉल में बैठे हुए मजे और ठहाके लगा रहे थे कि तभी सौरभ जी अर्चना जी से कहते हैं, वैसे अब हमें चलने की इजाज़त चाहिए होगी। हमने सोचा है कि हम कल ही निकलते हैं। जैसे ही माही ये सुनती है कि ईशानी उसे छोड़कर जा रही है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह ईशानी का हाथ पकड़कर उसे इशारों में ही मना करती है। ईशानी जो माही से कहती है, देख, अब अगर तू रोकना चाहे तो फिर तुझे ही रोकना पड़ेगा। अगर वैसे तू दिमाग लगाए तो तू रोक सकती है मुझे। माही जो ईशानी की बात ठीक से समझ नहीं पाती और उसकी बात पर थोड़ा गौर फरमाती है और फिर उसकी नज़र रौनक पर जाती है। तो ईशानी की बात सुनकर माही थोड़ा मुस्कुराते हुए उसको अपनी आंखों से ही चिढ़ाते हुए कहती है, ओहो, तो आप इस बारे में बात कर रही हैं। वह ईशानी जो कहती है, अब देख यार, मैंने तो बात करना नहीं है मॉम डैड से, और फिर रौनक जी को तो तुझे पता है ना, मॉम डैड कितना नफरत करते हैं उनसे। अब क्योंकि हर बात पर कार्तिक सर ने हमेशा रौनक सर को ही भेज दिया, रौनक जी को ही भेज दिया, तो अब मॉम डैड के लिए तो रौनक जी भी विलन बन चुके हैं। देख, अब जो हैंडल कर सकती है ना तू ही कर सकती है, प्लीज़। ईशानी की बात सुनकर माही जो कहती है, तू रुक, मैं कुछ चक्कर चलाती हूँ, कि तब तक अर्चना जी खुद ही सौरभ जी और नीलिमा जी से कहती हैं, वैसे हमें भी कुछ बात करनी थी आप लोगों से। अब आप लोग जा रहे हैं तो ठीक है, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि ईशानी यहाँ से वापस जाए। अर्चना जी की बात नीलिमा जी और सौरभ जी को समझ नहीं आती। नीलिमा जी जो अर्चना जी से थोड़ा क्लैरिफाई लेते हुए कहती हैं, हम समझे नहीं बहन जी, आप क्या कहना क्या चाहती हैं आप। अर्चना जी जो कहती हैं, अब देखिए मिसेस ओबेरॉय, बात को छुपाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब मुझे ना आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। एक बेटी को तो आपसे चुरा लिया है, अब बस दूसरे को चुराने का इरादा बना रहे हैं। नीलिमा जी जो अर्चना जी की बात पर स्माइल करती हैं, मगर अभी भी उनको कुछ समझ नहीं आया था, तो वो अपनी आंखों से ही अर्चना जी से पूछती हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। अर्चना जी जो कहती हैं, बड़े बेटे को तो आपने अपनी माही दे दी है, अब अगर छोटे बेटे पर भी थोड़ी रहम खा लें तो मुझे अपनी ईशानी भी दे दे। जैसे ही अर्चना जी के मुंह से ये बात नीलिमा जी और सौरभ जी सुनते हैं, दोनों लोग काफी खुश हो जाते हैं। ईशानी को अपने मॉम डैड के इस रिएक्शन का जरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। वहीं ये बात सुनकर ईशानी थोड़ा शर्मा कर वहां से भागना चाह रही थी, मगर माही जो उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाई थी। ईशानी जो अपना माही से हाथ छुड़ाते हुए कहती है, जाने भी दे, क्या कर रही है।
कि वही माही जो और ज़्यादा ईशानी को तंग करते हुए कहती है, रौनक जी ज़रा पानी का बॉटल थमाएंगे प्लीज़, गले में बहुत प्यास लग रही है और खराश भी हो रही है। माही जो ये नाटक करते हुए रौनक से कहती है ताकि रौनक माही और ईशानी के करीब आए और ईशानी के साथ उनकी आई कांटेक्ट बन जाए। ईशानी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी इस बात को सुनकर कि आखिर उसकी शादी की बात चल रही है कि तभी रौनक जो माही की ये चाल समझ नहीं पाता और उसके सामने बॉटल लाते हुए कहता है, तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा तुम्हें? माही जो कहती है, हर दिन में कम से कम 50 से 100 बार मेरा ख्याल रखते हैं ये। मुझे तो ये नहीं समझ में आता जब इनकी बीवी आएगी तो उसका कितना ख्याल रखेंगे आप। रौनक जो माही की बात सुनकर ईशानी की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं, मगर वो ईशानी को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे, जिससे वो खुद ही दूर हो जाते हैं क्योंकि ईशानी का चेहरा पूरी तरह से लाल होता जा रहा था। माही जो ईशानी से कहती है, मुझे तो लगता है मॉम डैड एक ही बार में तेरी बात के लिए मान चुके हैं। अर्चना जी जो रौनक को भी अपना बेटा ही मानती थी, मगर ये बात नीलिमा जी और सौरभ जी को नहीं पता था। अर्चना जी जो आगे कहती हैं, आप लोगों का क्या डिसीजन है मुझे बता देते तो। सौरभ जी जो नीलिमा जी से कहते हैं, हमें क्या दिक्कत होगी, अगर ईशानी को समझ आ रहा है तो फिर ठीक है, और वैसे भी हमें तो काफ़ी अच्छा लगता है अखिल। सौरभ जी के मुंह से अखिल का नाम सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग थोड़ा शॉक में पड़ जाते हैं, स्पेशली ईशानी और रौनक तो कुछ ज़्यादा ही। सौरभ जी को लगा था कि अर्चना जी अपने छोटे बेटे का मतलब अखिल का नाम लेना चाहती हैं, मगर सच तो कुछ और ही था। वो तो रौनक के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि रौनक ने खुद ही अर्चना जी से इस बारे में कल ही बात कर ली थी, क्योंकि रौनक का कार्तिक की फैमिली के अलावा कोई अपनी फैमिली नहीं थी। वो तो बस कार्तिक की फैमिली को ही अपना फैमिली मानते थे, और साथ ही अर्चना जी रौनक को अपने बेटे जैसा मानती थी, जिसके वजह से उन्होंने रौनक के नाम की जगह अपना बेटा शब्द यूज कर लिया। जैसे ही सौरभ जी के मुंह से अखिल का नाम सुनती है, ईशानी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। अर्चना जी जो सौरभ जी से कहती हैं, आप गलत समझ रहे भाई साहब, हम अखिल की बात नहीं कर रहे, हम तो ईशानी और रौनक की शादी की बात करना चाहते हैं आपसे। सौरभ जी ने इतना सुना ही था कि उनका पारा एकदम से हाई हो जाता है और वो तुरंत ही काउच से उठते हुए कहते हैं, देखिए बहन जी, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे किसी इंसान से नहीं करा सकते जो खुद अपना ख्याल ना रख सके। और ये बात बोलकर वो रौनक की तरफ देखने लगते हैं। अर्चना जी जो सौरभ जी को थोड़ा काम डाउन कराते हुए कहती हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं यार, रौनक अच्छा लड़का है और ईशानी को बहुत खुश रखेगा। सौरभ जी जो कहते हैं, देखिए बहन जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं, हमें तो लगा था कि आप अखिल की बात कर रही हैं। और ईशानी को सौरभ जी का यूं बार बार उसके साथ अखिल का नाम जोड़ना बहुत ही बुरा लग रहा था, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। और साथ ही वो रौनक की तरफ देखती है, रौनक जो अपना सिर झुकाए हुए खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सौरभ जी इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं इस रिश्ते के लिए। ऑब्वियसली हर बात पर कार्तिक ने नीलिमा जी और सौरभ जी को कहीं ना कहीं तो काफ़ी परेशान करवाया था, वो भी रौनक के ही द्वारा। सौरभ जी जो अर्चना जी को समझाते हुए कहते हैं, मैं किसी ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी बेटी का रहे। और आप किससे शादी करने की बात कर रही हैं हमारी बेटी की? उस लड़के से जो खुद अपना नहीं है। अरे ये तो कार्तिक के आगे पीछे घूमने वाला उनका पट्टू है, इसकी कोई अपनी भी जिंदगी है जो ये मेरी बेटी को कोई अच्छी जिंदगी दे पाएगा। सौरभ जी के मुंह से ये बात सुनकर ईशानी की आंखें भर आती हैं। वही रौनक जो अपनी मुट्ठी को कस लेता है, क्योंकि उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनके बॉस कार्तिक के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा बोले। सौरभ जी जो आगे कहते हैं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी को किसी नरक में नहीं डाल सकता, और वैसे भी अपनी पहली बेटी की जिंदगी मैंने बर्बाद करवा ही दी है। आप देख लीजिए आखिर क्या हालत हो गई उसके इस घर में आने के बाद। अर्चना जी जो कहती हैं, हम मानते हैं हमारी गलती है, हमने ख्याल नहीं कि तब तक ही सौरभ जी बीच में कहते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें बहन जी, गलती तो किसी और की है जो यहाँ पर है ही नहीं, और अगर शायद वो होता तो हम इतना खुलकर बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहते हैं ना, गैंगस्टर के आगे किसकी चलती है।
सारे लोग एकदम से चुप पड़ जाते हैं कि तभी अपने रूम से कार्तिक के दादाजी धीरे धीरे चलते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे और वो आकर हॉल में बैठ जाते हैं। सौरभ जी जो अपनी टोन को अब थोड़ा संभाल कर बात करने लगे थे, क्योंकि उस बीच एक बुजुर्ग भी बैठे थे और वो कार्तिक के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दादू कार्तिक को कितना प्यार करते हैं। दादू के आने से ही पूरा माहौल एकदम से रुक सा जाता है कि तभी दादू जी जो सबसे कहते हैं, अरे क्या बात चल रही थी जो हमारे आने पर आप लोग एकदम से चुप से हो गए। अर्चना जी जो कहती हैं, आप झूठ में परेशान ना होइए, आपको कुछ खाना है तो हम लेकर आते हैं। कि तभी दादू जो कहते हैं, हमें भी तो बताइए क्या बात चल रही है। कि तभी अखिल जो अपनी स्पोर्ट कार की रेस को जीतते हुए बड़ी खुशी से आता है और अपने दादू के गले लगते हुए कहता है, ये दादू हमेशा की तरह आपका पोता फिर से जीत गया। अखिल के आने से पहले जहाँ माहौल पूरी तरह से शांत था, अखिल के आने से ही पूरा माहौल एक बार फिर से खिलखिला उठता है। दादू जी जो अखिल से कहते हैं, तुम अपने काम में भी थोड़ा मन लगाओगे और ऐसे कैसे चलेगा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अखिल जो अपने दादू के साथ बैठते हुए कहता है, हाँ भी ना दादू, फिर से वही ओल्ड फैशन बात, शादी शादी शादी, और हाँ जिसकी शादी करवानी उसकी करवाइए ना। और ये बोलकर वो पीछे खड़े रौनक को देखने लगता है और फिर एक बार ईशानी को देखता है। ईशानी जो कुछ भी नहीं कहती, साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगा था कि अब तो उसके डैड इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। सारा माहौल यूं इस तरह से ठंडा ठंडा देखकर अखिल थोड़ा माहौल में मिर्च मसाला भरते हुए कहता है, क्या हुआ? वैसे मैं तो कह रहा हूँ ना अंकल जी। और ये बात बोलकर वो सौरभ जी के सामने जाकर अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, आपको ना इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपको ये बंदा पसंद है या नहीं, लेकिन ईशानी ना मरती है इस पर, है ना ईशानी? अखिल जो ये बात बड़े कैजुअली बोल दिया था, जिसे सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग की अपनी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और सब अखिल को घूर घूर कर देखने लगते हैं। सौरभ जी जो अखिल से कहते हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? कि तभी अखिल जो उन्हें समझाते हुए कहता है, अरे मान भी जाइए अंकल, आप भी क्या दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। वो कौन सा हीरो था, नहीं सॉरी, वो कौन सा विलन था उस मूवी में दिलवाले दुल्हनिया में? रौनक कौन सा था वो? रौनक जो उसे घूर कर देखता है तो अखिल अपनी गलती समझते हुए कहता है, अच्छा छोड़िए, मैं आपको विलन नहीं बोल रहा हूँ, आप तो ईशानी के डैड है, लेकिन फिर भी आप इन दो प्यार करने वालों को प्लीज अलग मत करिए और इस बारे में अच्छे से सोचिएगा। रौनक से अच्छा लड़का ईशानी के लिए कोई और हो नहीं सकता। बाय द वे चले खाना खा लें, काफी रात हो गई है। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे, सिवाय रौनक के। रौनक जो गार्डन में खड़े होकर अपने बारे में सोचा जा रहा था कि तभी माही जो हॉल से अपने रूम में जा ही रही थी कि उसकी नजर रौनक पर जाती है, जो अकेले गुमसुम खड़ा था, जिसे देखकर वो रौनक के पास आते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आप ठीक हैं? माही की बात सुनकर रौनक जो किसी ख्याल में खोया हुआ था, वो अचानक से माही को देखकर कहता है, हाँ मैं ठीक ही हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? माही जो रौनक की आवाज से उनके रुआसा को समझ पा रही थी कि आखिर रौनक कितना परेशान है। रौनक को देखकर माही जो कहती है, आप परेशान मत होइए, मैं बात करूंगी डैड से, मुझे पता है जो भी कुछ उन्होंने कहा वो कितना गलत। कि तभी रौनक जो माही से कहते हैं, गलत तो नहीं कहा उन्होंने, जो भी कहा सही तो कहा, और वैसे भी मुझे भी अब लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ईशानी के लिए सही लड़का ना बन पाऊँ। वो बहुत अच्छी लड़की है और आई थिंक वो मुझसे भी अच्छा कोई डिजर्व करती है। माही जैसे ही रौनक के मुंह से यह बात सुनती है, वो थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, कहीं आप ये बात ईशानी के सामने मत बोल दीजिएगा, मुंह पर थप्पड़ मारेगी आपके। रौनक जो कहता है, थप्पड़ ही खा लूंगा, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता मैं। आखिर सही तो कह रहे थे सौरभ अंकल, क्या ही लाइफ है मेरी, मैं तो खुद की अपनी जिंदगी की सेफ्टी का कोई गारंटी लेकर नहीं घूम रहा हूँ, पता नहीं कब किस दिन क्या हो जाए मुझे। रौनक की ऐसी बातें सुनकर माही को भी बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से रौनक ने माही का हर पल ख्याल रखा था, माही ने तो उन्हें अपने बड़े भाई की तरह देखना शुरू कर दिया था
और इस तरह की बातें सुनकर माही को बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था रौनक पर। वो रौनक के बरसे पर अपना एक पंच मारते हुए कहती है, समझ क्या रखा है? आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है। अगर आपको कुछ हुआ तो उसके पीछे पीछे कितने लोग जाएंगे, आपको कुछ अंदाजा भी है? रौनक जो माही की तरफ देखकर अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाते हुए कहता है, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है माही। मेरी फैमिली सिर्फ मेरे कार्तिक सर ही हैं, और साथ ही उनकी फैमिली जो मुझे अपना बेटा और अपना परिवार समझती है। लेकिन सच तो यह है कि मेरा कोई नहीं है कार्तिक सर के अलावा। माही जो कहती है, आप अनाथ हैं? रौनक जो माही से कहता है, नहीं, अनाथ कैसे हो सकता हूँ? इतना अच्छा बड़ा भाई जो मिला है मुझे, और साथ ही कार्तिक सर की मॉम, वो मुझे बहुत मानती है। इवन दादू भी मुझे बहुत मानते हैं, और ये तो है ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तो अनाथ तो नहीं बोल सकती तो मुझे। माही जो रौनक के इस दर्द के बारे में तो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। उसे तो लगा था कि वो तो सिर्फ कार्तिक सर को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उनके बॉस हैं। लेकिन यहाँ तो केस ही कुछ और था। यहाँ तो रौनक का कार्तिक के अलावा और कोई था ही नहीं इस दुनिया में। वही रौनक जो आगे माही से कहते हैं, तुम खुद सोचो, मेरी जिंदगी तो मैंने कार्तिक सर के नाम कर दी है, तो भला मैं किसी और की जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता हूँ माही? उन्होंने इतना बोला ही था कि तब तक पीछे से ईशानी जो उन दोनों को बात करते हुए देखती है, तो वो भी पीछे से आते हुए कहती है, क्या बातें चल रही हैं आप लोगों में? क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ? माही जो ईशानी की आवाज़ को पूरी अच्छे से समझ पा रही थी कि वो बहुत ज़्यादा रो कर आई है, वही रौनक भी ईशानी को देख कर कहता है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, तुम रो रही थी? ईशानी जो अपने आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए कहती है, नहीं, मैं रो नहीं रही थी, वो बस ऐसे ही। माही जो कहती है, कम से कम अब तो झूठ मत बोल, होने वाले हस्बैंड है तेरे। जैसे ही माही के मुंह से ये निकला, ईशानी जो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और वो माही के गले पर जाकर और वो माही को गले लगाते हुए जोर जोर से रोने लगती है। माही जो उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे सहलाते हुए समझाती है, अरे रोना बंद कर दे, प्लीज रोना बंद कर दे। अरे यार नहीं ईशानी, अच्छी नहीं लगती तो रोते हुए। रौनक जो ईशानी की हालत को देखकर अपने मन में ही सोचता है, आखिर क्यों ही कर लिया मैंने इस लड़की से मोहब्बत, और क्यों होने दिया इसे अपने आप से मोहब्बत? क्या मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ कैसी है? क्या ये सब बात सौरभ जी को बतानी ज़रूरी थी? इसका मतलब तो सौरभ जी ईशानी से ज़्यादा प्यार करते हैं ना। अगर मैं करता तो मुझे ईशानी के बारे में अच्छा और बुरा सोचना चाहिए था। और वह ईशानी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, आई नो ईशानी कि तुम यही चाहती हो कि तुम मेरे साथ रह पाओगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, जो अंकल कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि मेरी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। मैं तुम्हें ठीक से अपना टाइम भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का टाइम मेरा नहीं है। ईशानी जो रौनक के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस हमेशा बस मुझसे इसी तरह प्यार करते रहिएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रौनक जो ईशानी के हाथ से अपना हाथ हटाते हुए कहता है, ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? हर पत्नी को अपने पति का पूरा वक्त चाहिए होता है, और वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता यार। तुम्हें पता है मेरी लाइफ कितनी बिजी रहती है। माही जो रौनक को समझाते हुए कहती है, एक बात बताइए, कौन सा इंसान बिजी नहीं होता इस दुनिया में? हर किसी को अपने अपने काम प्रायोरिटी लगते हैं, लेकिन अपनी फैमिली उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है रौनक जी। और ये बात आपको तब समझ आएगी जब आपकी अपनी फैमिली बन जाएगी। रौनक जो ईशानी और माही दोनों को निराश करते हुए कहते हैं, मेरी पहली फैमिली मेरे कार्तिक सर ही हैं, मैं उससे ज़्यादा प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस किसी और को नहीं दे सकता। ईशानी जैसे ये सुनते हैं, उसे तो एक झटका सा लग जाता है कि आखिर जिस इंसान से वो शादी करने के लिए रोए जा रही है, वो इंसान उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दे रहा है। ईशानी जो रौनक को देखते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं, और ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मैं आपकी होने वाली, मुझे नहीं पता कि हमारी शादी होगी या नहीं, लेकिन आप हमसे मोहब्बत तो करते थे ना? रौनक जो कुछ सोचते हुए माही और ईशानी को कुछ बताने की कोशिश करता है और कहता है, मैं पता है कहाँ से आया हूँ।
मेरी लाइफ क्या है, अगर वो जान जाओगी ना ईशानी, तो तुम कभी भी मुझसे मोहब्बत करने के बारे में सोचोगी नहीं। और अगर कार्तिक सर मुझे नहीं मिले होते ना, तो शायद हम कभी नहीं मिल पाते। इवन मैं तुम्हें बता दूं, अगर कार्तिक सर मेरी लाइफ में ना आते ना, तो हर लड़कियां और हर लड़के या दुनिया का हर इंसान सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाता रहता। जिस स्कूल में कार्तिक सर पढ़ा करते थे ना, उस स्कूल के बाहर मैं भीख मांगा करता था बैठकर रास्ते में। जैसे ही माही और ईशानी बात सुनती हैं, उन दोनों के एकदम से होश उड़ जाते हैं। जिस तरह से रौनक ने खुद को डेवलप किया था और साथ ही जिस तरह से रौनक की पर्सनालिटी थी, कोई कह नहीं सकता था कि वो किसी हाई स्टैंडर्ड क्लास के घर से बिलोंग नहीं करता है। माही जो ये सुनकर रौनक को हैरानी से देखने लगती है, वहीं ईशानी भी रौनक को देखती और कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब रौनक जो हम लोग को आगे कुछ बताते हुए कहता है, हर दिन मैं उनके स्कूल के बाहर भीख मांगा करता था और एक दिन बस उन्हें मुझ पर तरस आ गई। और उसके बाद रौनक, जिसका कोई अपना टाइटल नहीं था, जिसकी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं थी, उसे कार्तिक सर ने एक नया नाम दिया, रौनक सिंह राजपूत। पता नहीं क्यों, लेकिन बस उन्हें मेरे नाम के साथ ये टाइटल बहुत पसंद आया शायद, तो उन्होंने बस मुझे ये टाइटल दे दिया। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और बस तब से रौनक, जो एक टाइम पे कभी भिखारी हुआ करता था, वो आज ये बन गया है। माही जो कहती है, आपका नाम भी अपना नहीं है? रौनक जो कहता है, नहीं, मेरा नाम भी कार्तिक सर का दिया हुआ है, रौनक सिंह राजपूत। मेरा तो कोई नाम ही नहीं था, सब मुझे ए लड़के, ओ लड़के, ओ भिखारी यही कहकर बुलाया करते थे। तो बताओ ईशानी, क्या तुम उस लड़के से कभी शादी करती जो आज रोड पर भीख मांग रहा होता? अगर कार्तिक सर मुझे ना मिले होते तो आज भी मेरी कंडीशन वही रहती। मेरा कोई नहीं था, मुझे उन्होंने एक नई जिंदगी दी, एक नया नाम दिया और साथ ही इतना खूबसूरत परिवार दिया। आज मेरे पास अपना बंगलो है, अपनी गाड़ी है, अपनी एक अलग लाइफस्टाइल है, लेकिन मैं कार्तिक सर से कभी अलग नहीं हो सकता। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी और को दे सकता हूँ। वो मेरे बॉस नहीं, मेरे भगवान हैं। भगवान ने तो मुझे सिर्फ एक बार जिंदा किया था, उन्होंने तो बस मुझे एक बार जन्म दिया था, लेकिन कार्तिक सर ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। और वो ज़िंदगी जो आज तुम्हारे सामने खड़ी है। और इसलिए मैं तुम्हें कोई झूठा वादा नहीं देना चाहता कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत खुश रखूँगा। नहीं ईशानी, मेरी अपनी ज़िंदगी मेरी अपनी नहीं है। मैंने इसे कब का कार्तिक सर के नाम कर दिया था, जिस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस जगह से उठाया और अपने साथ अपने घर ले आए। इसलिए आई एम सो सॉरी। मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बाकी हस्बैंड की तरह तुमसे प्यार कर पाऊँगा। शायद मेरा टाइम हर वक्त तुम्हारा ना रहे, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगी। ईशानी जो रौनक के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, अब से तो मैं भी कार्तिक सर को भगवान ही समझूंगी। उन्होंने मुझे इतने अच्छे शख्स से मिलाया। अभी तक माही जो रौनक की बातें सुन सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और साथ ही उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रहा था। माही जो रौनक की बात सुनकर धीरे से कहती है, भगवान नहीं, हैवान है वो। भगवान कहना उनके लिए भगवान की इंसल्ट है। आखिर आप कब समझेंगे रौनक? वो जिस हद तक गिर सकते हैं ना, उसके बारे में अगर आपको अंदाज़ा हो जाए तो आप कभी इस तरह की बातें नहीं करेंगे उनके बारे में। माही जो ये बहुत ही धीरे बोल रही थी, एक को भी देखकर माही थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उन दोनों को समझाते हुए कहती है, जिस भगवान के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं ना, प्लीज़ बंद करिए। और साथ ही ईशानी, तू क्या यहाँ पर अपने नए भगवान को डिसाइड करने आई थी, या फिर यहाँ पर हम शादी के लिए कुछ प्लान बनाते हैं ना कि आखिर हम डैड को किस तरह कन्विंस करें? ईशानी जो कहती है, हाँ वो तो है। रौनक जो माही को रोकते हुए कहता है, ईशानी के डैड यानी कि सौरभ अंकल ईशानी के बारे में ठीक ही सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें शादी करनी चाहिए ईशानी। ईशानी जैसे ये सुनती है, वो धीरे से ही सही लेकिन रौनक के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको क्या लगा
कि आप अपनी इस पुरानी कहानी को मुझे बताएंगे तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। नहीं, मुझे आपकी क्लास, आपकी फैमिली, आपका कुछ नहीं चाहिए। बस आपका ये जो मेरे लिए थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस है ना, बस वो हमेशा मेंटेन करके रखिएगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। रॉन जो ये सुनकर ईशानी को जोर से गले लगाते हुए कहता है, काश काश मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेस्ट लाइफ दे पाता, जैसा तुम डिजर्व करती हो, जैसा तुम चाहती हो। माही जो ये देखकर अपने गला को क्लियर करते हुए कहती है, वैसे इतना भी ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत है नहीं, मतलब मैं भी हूँ, थोड़ा सोच समझ कर करिए ना बात आप लोग। ईशानी जो रोनी से दूर होते हुए कहती है, हाँ तो तू क्यों हमारा मोमेंट खराब कर रही है? जब कार्तिक सर और तू होते थे तो हम दोनों तो नहीं आते थे बीच में तुम दोनों के। माही जैसे ही कार्तिक के साथ अपना नाम सुनती है उसे बहुत जोर से गुस्सा आने लगता है और वह ईशानी को घूर कर देखती है और कहती है, मैं नहीं कर रही बात तेरे लिए। ईशानी जो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे 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 नहीं माही, तू मनाएगी तभी डैड मानेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई भी बात अब डैड को कन्विंस करने के लिए काफ़ी होगी, और मैं क्या बोलूँगी कि मैं यहाँ पर मरे जा रही हूँ उनसे शादी करने के लिए, क्या सोचेंगे डैड मेरे बारे में। माही जो थोड़ा हंसते हुए कहती है, यही सोचेंगे कि तुम किस हद तक पागल हो चुके रौनक जी के प्यार में, और क्या सोचेंगे। माही की बात सुनकर ईशानी कहती है, पता नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो मुझे कुछ ज़्यादा ही पागल समझकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दे। माही जो कहती है, क्यों? ईशानी जो कहती है, अरे यार तुझे नहीं पता है, जब कार्तिक सर ने ऑर्डर दिया था ना, जो करने का वो सब रौनक जी ने ही किया है। कार्तिक सर तो कभी खुद सामने आए नहीं, बस रौनक जी को विलन बना दिया। माही जो कहती है, अब आई ना लाइन पर, कितना उस अकड़ू को भगवान भगवान कही जा रही थी, अब समझ में आया उनकी रियलिटी, खुद सामने ना आकर इन्हें विलन बना दिया इतने अच्छे खासे इंसान को। कि तभी रौनक जो माही को रोकते हुए कहता है, नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो क्यों ही चाहते जब मैं हूँ यहाँ पर, और ऐसे छोटे मोटे काम के लिए भला वो खुद जाएंगे। माही जो रौनक के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, आप तो रहने ही दें। कि तभी नीलिमा जी जो पीछे से ईशानी को आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाती हैं, तो ईशानी जो रौनक को एक बार देखती है और फिर माही से अपनी आंखों में रिक्वेस्ट करती है, प्लीज यार कुछ प्लान बनाओ तुम लोग, और ये बोलकर वो नीलिमा जी के साथ चली जाती है। रौनक जो एक दफा कुछ देखता है और फिर माही को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, माही जरा उस तरफ देखना, वो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। माही को वो जानबूझकर कहीं और दिखा रहा था, लेकिन उसके हाथ जो इस वक्त चांद की तरफ पॉइंट थे। माही जो रौनक की तरफ थोड़ा चौंकते हुए देखती है और कहती है, आप मुझे चांद क्यों दिखा रहे हैं? रौनक जो धीरे से कहता है, क्योंकि कोई और अपने चांद को देखना चाह रहा है। अब मेरा मतलब है, देखो ना, तुम देखना चाहिए चांद को, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, आज कुछ ज्यादा नहीं चमक रहा है। माही जिस एंगल से उस चांद को देख रही थी उसके ठीक सामने कैमरा लगा था, और उस कैमरे से माही को कोई और ही देख रहा था। दूसरी तरफ सिंगापुर में कार्तिक जो माही को 24/7 अपनी स्क्रीन पर हमेशा देखा करते थे। जब भी उनको टाइम मिलता वो तुरंत ही अपनी माही को देखकर अपने दिल को सुकून दिया करते थे। माही जो चांद को देख रही थी और साथ ही रात की चांद की थोड़ी बहुत लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। दूसरी तरफ से कार्तिक जो स्क्रीन पर अपना हाथ फेरते हुए माही के चेहरे को थोड़ा जूम करते हुए कहते हैं, काश ये चांद तो मेरे साथ देख रही होती, मेरी चांद। माही जो उस रात के चांद को देखते हुए स्माइल करती है और कहती है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। कार्तिक भी दूसरी तरफ से कहते हैं, सच में कितना खूबसूरत लग रहा है। माही जो कहती है, अब हमें सोने चलना चाहिए, वैसे भी बहुत रात हो गई है ना। रौनक जो कहते हैं, नहीं आप चांद एंजॉय करो, मैं चलता हूँ सोने। और ये बोलकर वह माही को अकेले गार्डन में छोड़कर चला जाता है। माही जो गार्डन में अकेले थी और साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एहसास दे रही थी, लेकिन वो ज्यादा रात तक जगना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो थक हार कर अपने रूम में चली जाती है। कार्तिक के पूरे मेंशन में एक एक कोने में कैमरा लगा हुआ था
और कार्तिक की नज़र हमेशा उनकी माही पर ही टिकी रहती थी। भले ही वो सिंगापुर आ गए थे, मगर उनकी दिल और उनकी जान तो इंडिया में ही थी ना, जिसकी वजह से वो माही को कोई भी रिस्क नहीं देना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी नज़र एक पल के लिए भी माही से हटे। उनको हमेशा माही की फिक्र सताती रहती थी। माही जो अपने रूम में आती है और अपने कपड़े को चेंज करते हुए नई ड्रेस पहनने लगती है। कार्तिक ने तो माही और अपने बेडरूम में भी कैमरा लगवा दिया था ताकि वो माही को वहाँ भी आराम से सोता हुआ देख सके, और साथ ही कहीं माही को कोई खतरा ना हो, इस बारे में भी उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी। जैसे ही माही अपने कपड़े उतारने जाती है, कार्तिक जो अपने हाथ को स्क्रीन पर लगाते हुए दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए कहते हैं, उफ, अगर इसे पता चल गया कि मैं इसे स्क्रीन पर देख रहा हूँ तो ये तो स्क्रीन से ही मुझे गोली मार देगी। ये बोलकर वो अपने लैपी के स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए डाउन कर देते हैं। वही कुछ देर में जब माही फाइनली अपनी नाइटी पहनकर सोने के लिए बेड पर जाती है तो वो बार बार चारों तरफ देख रही थी। माही जो अपने रूम में चारों तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई हर पल नोटिस कर रहा है, कोई देख रहा है मुझे, मेरा भ्रम होगा। और ये बोलकर वो बेड पर सोने चली जाती है। मगर माही को अभी भी अकेले नींद नहीं आया करती थी। उसे अकेले काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, जिसकी वजह से वो कॉल करके ईशानी को अपने पास बुला लेती है। ईशानी जो उसके रूम में आते हुए कहती है, तेरी आदत कब जाएगी? शादी होने के बाद मैं तेरे साथ नहीं सोने वाली। माही जो कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन जब तक शादी नहीं हो रही तब तक तो मेरी है ना, अब चल चुपचाप से सो जा। ईशानी जो उसको हक करते हुए कहती है, वैसे कब तक मेरे साथ सो सो करके अपने अकेलेपन को दूर करेगी मैडम? तो बात क्यों नहीं करती कार्तिक सर से? आखिर पूछ तो सही, है कहाँ वो? जैसे ही माही कार्तिक का नाम ईशानी के मुंह से सुनती है, वो ईशानी को घूर कर देखती है और कहती है, तू क्या चाहती है? मुझे अच्छी नींद ना आए? और प्लीज़ सोने से पहले ना अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं ताकि रात में अगर सपना आए ना तो वो आपको सुकून दे, बल्कि डराए नहीं। कार्तिक जो माही की आवाज़ भी अच्छे से सुन पा रहे थे क्योंकि उनके रूम में वॉइस कैमरा भी लगा हुआ था, और माही की बातें सुनकर उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है कि जो शख्स माही की खुशी के लिए खुद अपनी मोहब्बत को छोड़कर इंडिया से सिंगापुर आ गया, उस शख्स को माही इतनी नफरत करती है। आखिर क्यों और कब तक ये नफरत उसकी इसी तरह जारी रहेगी? अगली सुबह सौरभ जी और नीलिमा जी जो जाने की तैयारी कर रहे थे और साथ ही वो ईशानी को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे कि तभी माही जो सौरभ जी के रूम में आते हुए सौरभ जी को पैकिंग करते हुए देखती है तो कहती है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात बिना गुस्सा किए सुन लीजिए। और वह नीलिमा जी और सौरभ जी को बेड पर बैठाती है और खुद नीचे बैठते हुए कहती है, डैड मुझे नहीं पता कि आप लोगों को रौनक जी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, वो सच में ईशानी के लिए बहुत अच्छे लड़के हैं। सौरभ जी जो माही के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जितना कि आपके लिए कार्तिक थे, है ना? माही जैसे ये सुनती है उसे अंदर से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, मगर उसके चेहरे पर उसकी तकलीफ बिल्कुल भी जाहिर नहीं हो रही थी। माही को अब आदत हो गई थी अपने दर्द को छुपाने की। सौरभ जी की बात सुनकर माही जो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, आप बार बार ईशानी की लाइफ को मुझसे कंपेयर मत करिए, मेरी लाइफ अलग है और साथ ही मेरी प्रॉब्लम्स अलग हैं। ईशानी बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ डिज़र्व करती है, उसके साथ सब कुछ अच्छा है और आप जैसे मॉम डैड हैं उसके पास, तो भला आपको क्यों लगता है ऐसा कि रौनक जी उनके लिए ठीक नहीं है? रौनक जी ईशानी को बहुत खुश रखेंगे और ईशानी भी रौनक जी को बहुत पसंद करती है। सौरभ जी जो माही को खड़ा करते हुए कहते हैं, पसंद तो आप भी बहुत करती थी ना कार्तिक को, क्या हुआ? आपकी इस हालत को देखकर भी उन्हें अपनी बिजनेस डीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट लगी कि वो आपको छोड़कर चले गए, वो भी इस हालत में। सौरभ जी को तो यही लग रहा था कि माही को छोड़कर कार्तिक जानबूझकर अपनी डीलिंग के लिए गए हैं, मगर ये सच कहाँ था? सच तो कुछ और ही था। भला कार्तिक की हिम्मत कहाँ थी जो वो अपनी माही को छोड़कर जाए? माही की ज़रूरत देकर कार्तिक उससे दूर हुए थे। माही जो सौरभ जी की बात समझते हुए उनका हाथ पकड़ती और कहती है, मुझे पता है कि आपको अपनी दोनों बेटियों की बहुत चिंता है डैड, लेकिन आप सोचिए ना,
ईशानी की अगर शादी रौनक जी से होगी तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, और फिर आपकी दोनों बेटियां जब एक साथ रहेंगी तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस कर सकती हैं, एक साथ लड़ सकती हैं। प्लीज़ डैड, आप समझने की कोशिश करिए ना। सौरभ जी को नीलिमा जी भी समझाते हुए कहती हैं, बच्ची बात ठीक कह रही है, एक बार ईशानी का भी तो चेहरा देखिए, बहुत मायूस हो गई है वो। मुझे ऐसा लगता था पहले से ही कि रौनक जी को काफ़ी पसंद करती है वो। सौरभ जी जो नीलिमा जी से कहते हैं, आखिर उस इंसान को कैसे पसंद कर सकती है मेरी बेटी, जो इंसान अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचता। उसका खुद का तो कोई दिमाग ही नहीं है, वो एक रोबोट है, और मैं अपनी बेटी की शादी किसी रोबोट से नहीं करा सकता। माही जो कहती है, प्लीज़ डैड, रोबोट नहीं है वो, अच्छे इंसान है। सौरभ जी जो माही से कहते हैं, आपको इस बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, हम आपको बताते हैं बेटा। आपको पता है, आपसे दूर जाने के लिए हमें रौनक ने ही धमकी दी थी कि अगर हम पुणे छोड़कर, अपना घर हम अगर छोड़कर नहीं जाएंगे तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। और साथ ही आपसे ना बात करने की भी धमकी ना हमें रौनक जी ने ही दी थी। कार्तिक ने तो कभी भी हमारे सामने इस तरह की बात ही नहीं की। कार्तिक जब भी हमसे मिलते थे बड़े तमीज़ और बड़े तहजीब से हमसे बात करते थे, लेकिन ये रौनक था जो हमेशा हमें कांटे की तरह चुभता था, और मेरी बच्ची तो फूल की तरह है। हम आपको कैसे समझाएं कि ईशानी उस इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। माही जो कहती है, ठीक है फिर, और इसलिए आपको लगता है कि ईशानी कभी खुश नहीं रहेगी तो ठीक है, फिर करवा दीजिए आप किसी और के साथ उसकी शादी, और फिर देखिएगा कि आपकी बेटी कितनी खुश रहती है। डैड, आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर आप बिजी नहीं रहते थे क्या? लेकिन मॉम हमेशा आपके साथ खुश रही है ना। हर मर्द बिजी रहता है, हर इंसान बिजी रहता है, इवन डैड, लेकिन वो तो एक दूसरे के बीच की मोहब्बत होती है जो वो एक दूसरे के करीब लाती है, और आप और मॉम से बेहतर इस बात को और कौन समझ सकता है। सौरभ जी जो माही के गाल पर अपना हाथ रखते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, आप भी तो समझ सकती हैं ना इस दर्द को। आपके साथ क्या हुआ? किसी के साथ बहुत ही मोहब्बत के दावे कर रही थी आप भी कुछ महीने पहले ही। माही जो कहती है, मैं सौरभ जी जो कहते हैं, हाँ, आप भी तो चाहती थी ना कि आपकी शादी कार्तिक जी से हो जाए। माही जो कहती है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी उनसे हो, और उन्होंने तो बंदूक के नोक पर मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली, वरना मेरी तो तभी। सौरभ जी जो उससे कहते हैं, झूठ तो मत ही बोलिए आप माही, आप भी उन्हें पसंद करती थी, और ये बात हम आपकी आंखों में देखकर बता सकते हैं, और आप इस बात से नकार नहीं सकती। माही जो कहती है, मुझसे जो गलती हुई है वो गलती ईशानी से नहीं हो रही है, हम सब रौनक जी को अच्छे से जानते हैं। सौरभ जी जो कहते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं, उस शख्स के साथ हम अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकते, प्लीज़। नीलिमा जी जो सौरभ को समझाते हुए कहती हैं, आप अपनी बेटी की खुशियाँ इस तरह दाव पर कैसे लगा सकते हैं? माना कि एक बार हमसे गलती हो गई है, और साथ ही हम कार्तिक को समझने में गलत थे। माही को यह सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि आखिर कार्तिक के बारे में कोई इस तरह से बात करे। हाँ, कार्तिक ने उसके साथ बहुत कुछ गलत किया था, और साथ ही उसे कार्तिक से बहुत नफरत भी होती थी, मगर वो चाहती थी कि सारे हस्बैंड की तरह कार्तिक भी उसके साथ होते, सारी चीज़ें उसके साथ भी नॉर्मल होती, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके अपने पास ने उसकी ज़िंदगी, उसका प्रेजेंट और साथ ही उसका फ्यूचर दोनों ख़राब कर दिया। कि तभी सौरभ जी की नज़र ईशानी पर जाती है, जो वहीं गेट पर टेक लगाए हुए उन लोगों की बातें सुन रही थी। सौरभ जी जो माही से थोड़ा दूर होते हैं और ईशानी की तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं। ईशानी जो कुछ सोच रही थी, और अचानक सौरभ जी के आने से उसकी आंखों के आंसू उसके गाल पर गिर जाते हैं। सौरभ जी जो उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, आप खुश रहेंगी उसके साथ? ईशानी जो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए सौरभ जी को गले लगा लेती है। सौरभ जी जो कहते हैं, हमें अपनी बेटियों की खुशी से ज़्यादा और कुछ भी हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगर आप चाहती हैं कि आप उनके साथ रह पाएंगी और खुश रह पाएंगी तो बस
हमें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। आपको आपको जब ठीक लगे हम तब मुहूर्त निकलवाते हैं। जैसे ही शानी ये सुनती है उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी लाइफ में इतना खूबसूरत पल इतने अचानक से कैसे आ गया, और वो जोर से सौरभ जी को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। और ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। सौरभ जी के भी आंखों में आंसू आ जाता है। वहीं माही और नीलिमा जी जो पीछे से सौरभ जी को हक करते हुए और साथ ही ईशानी को भी हक कर लेते हैं। और फाइनली सारे लोग जो हॉल में बैठकर इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं किस दिन एंगेजमेंट और किस दिन हल्दी और शादी की रस्म रखी जाए। कि तभी रौनक जो सबसे कहता है, शादी अभी नहीं हो सकती, हम सिर्फ अभी एंगेजमेंट कर सकते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। रौनक जो मन में ही सोचता है, मैं कार्तिक सर के बिना शादी नहीं कर सकता, कार्तिक सर का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन है और ये सब कुछ कार्तिक सर की वजह से हो पाया। अगर कार्तिक सर इंडिया नहीं रहे तो मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ। सारे लोग जो रौनक की बात सुनकर आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि तभी सौरभ जी जो रौनक से कहते हैं, आखिर अब क्या हो गया आपको। रौनक जो थोड़ा रुकते हुए कहते हैं, देखिए अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से, लेकिन मैं थोड़ा वक्त चाहता हूँ शादी के लिए, और अच्छा भी रहेगा उससे। ईशानी एंगेजमेंट के बाद यहीं रुक जाएगी और हम शादी कुछ टाइम बाद कर लेंगे। रौनक को पूरा विश्वास था कि वो किसी ना किसी तरीके से कार्तिक को दोबारा इंडिया जरूर लाएगा, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। माही जो सारी सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए कहती है, हाँ तो फिर टेंशन किस बात की है, हम पहले एंगेजमेंट की तैयारी भी तो कर लें, और वैसे भी शादी की तैयारी में बहुत तामझाम होते हैं, अच्छा भी रहेगा, कुछ ज़्यादा वक्त मिल जाएगा तो हम अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे ना। और वैसे भी ईशानी की शादी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। ईशानी जो कहती है, हाँ वही तो, अच्छा सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए ना, मैं तो दुल्हन हूँ। और ये बोलकर वो अपने आप में शर्मा जाती है कि सब लोग वहाँ पर बैठे हुए हंसने लगते हैं। ग्रुप डिस्कशन के बाद ये फाइनल होता है कि ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए परसों एंगेजमेंट की रस्म कर लेनी चाहिए, और सब लोग इस बात से एग्री भी कर जाते हैं। अर्चना जी जो कहती हैं, हाँ हम पंडित जी से भी पूछ लेते हैं, परसों का मुहूर्त अगर ठीक रहा तो परसों ही ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है अगर बच्चे और आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो। और साथ ही पापा जी की तभी कार्तिक के दादू जो कहते हैं, हमें क्या दिक्कत होगी, हमारे घर में तो बस माही के आने से खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई हैं। हाँ बस कार्तिक नजर नहीं आ रहे। रौनक को कार्तिक ने ऑर्डर दिया था कि जब भी दादू कार्तिक के बारे में पूछे रौनक एक ही बात कहे, अब बस वो कुछ देर में आ जाएंगे, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट डीलिंग है तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा दादू। माही जो मन ही मन सोचती है, जब तक वो नहीं आ रहे तब तक ही मैं यहाँ पर चैन से हूँ, जिस दिन वो आ गए ना उस दिन मैं खुद ही इस घर से निकल जाऊंगी। और ये सोचते सोचते माही को कुछ याद आता है। कुछ टाइम बाद जब सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, रौनक भी अपने रूम में ही थे। माही जो रौनक के डोर पर नॉक करती है। रौनक जो अंदर कुछ काम कर रहा था और वो माही की बात सुनकर कहता है, नॉक की आवाज से वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को तुरंत ही बंद करता है और कहता है, कम इन, कौन है। माही जो अंदर आते हुए कहती है, सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको। रौनक जो माही को देखकर कहता है, नहीं भला तुम क्यों डिस्टर्ब करने लगी मुझे, बताओ क्या काम है। माही जो कहती है, वो मुझे मैंने आपको कोई पेपर सेंड किया है आपके व्हाट्सएप पर, आप प्लीज़ ज़रा इसे सिंगापुर तक सेंड करवा सकते हैं, और मैं चाहती हूँ ना कि इसका प्रिंट निकाल कर ही वो पढ़ें। रौनक जो माही की इतनी जल्दी जल्दी बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या सेंड किया है मुझे व्हाट्सएप पर। माही जो कहती है, खुद ही देख लीजिए, आप पढ़ लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। रौनक जो तुरंत ही अपना फ़ोन चेक करता है और व्हाट्सएप पर देखता है। जैसे ही उस पेपर को वो खोल कर देखता है, उसका दिमाग एकदम से रुक सा जाता है और वो थोड़ा कांपते हुए आवाज़ में कहता है, माही ये क्या है। माही जो कहती है, जो आप देख रहे हैं वही है। रौनक जो थोड़ा कांपते हुए आवाज़ में कहता है, डिवोर्स पेपर। माही जो कहती है, हाँ डिवोर्स पेपर। आखिर किसके लिए बनवाया था माही ने ये डिवोर्स पेपर, और आखिर क्या करना चाहती थी इस डिवोर्स पेपर का। क्या सच में कार्तिक से माही डिवोर्स लेना चाहती थी, और क्या कार्तिक भी माही को डिवोर्स दे देंगे और ये खूबसूरत सी कहानी यही खत्म हो जाएगी। आइए सुनते हैं इस सेकंड पार्ट में, और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।